कल हमने पढ़ा था मेंटल रिटार्डेशन के डेफिनेशन के बारे में और उसके जो टाइप्स है उसको देखा था। और कैसे हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे कॉजेज पे कि क्या वजह होती है मेंटल रिटार्डेशन का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की क्या वजह होती है, ये अभी हम देखेंगे। तो अगर हम इसकी वजहों को देखें तो तीन स्टेज है जिसमें हम इसके जो कॉजेस है उसको देख सकते हैं कि जहां से ये निकल कर आता है वहां पे जो एक है प्री नेटल, जो बच्चों में खास तौर से डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है किसी बच्चे के लिए। अगर उस टाइम में या तो वो किसी हेरिडेटरी या जेनेटिक का शिकार बन जाए, या जो किसी तरह की इंजरी हो जाए, या कुछ ऐसी आदतें या जो इन्वायरमेंट है वो उसको उस पर अफेक्ट कर जाए, तो ये सब वजह हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन की। तो इसको हम तीन स्टेज में बांटते हैं। सबसे पहला होता है प्री नेटल, फिर होता है नेटल और एक होता है पोस्ट नेटल। तो प्री नेटल का मतलब ये हो गया, मतलब प्री लगा है, एंड नेटल मतलब कि जो जब बच्चा कंसीव करता है उसके बाद से लेके डिलीवरी से पहले पहले तक जो है वो प्री नेटल है। उस स्टेज में हम देखेंगे कि क्या वजह हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन की। उसके बाद एक नेटल स्टेज है कि जो जिस वक्त डिलीवरी होता है उसको हम नेटल फेज कहते हैं। डिलीवरी का जो टाइम होता है, जब जब बच्चा जो है वोम से बाहर आता है, तो वो जो टाइम है उसको हम देखेंगे एक पोस्ट नेटल, आफ्टर डिलीवरी। जो डिलीवरी है उसके बाद जो एक स्टेज है, उस स्टेज में देखेंगे कि किस तरीके से वो जो है मेंटल रिटार्डेशन का कॉज बनता है। तो तीन तरीके से हम इसको देखेंगे, एक प्री नेटल और दूसरा नेटल और एक पोस्ट नेटल। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्री नेटल, जो कि ज्यादातर हेरिडेटरी होता है, जेनेटिक होता है, और वो माँ या फादर से, मदर से या फादर से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि ट्रांसफर होकर बच्चों में जाता है। तो प्री नेटल में वो आएगा। इसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है, एक जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो 23 पेयर में पाया जाता है, यानी यानी कि 46। तो कभी कभी क्या होता है कि जो 21st वाला जो क्रोमोसोम है वो वो डिवाइड नहीं होता है, बल्कि कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। वो डिवाइड नहीं होता बल्कि कॉपी हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है। तो जिसके वजह से जो 21st क्रोमोसोम है वो रिपीट हो जाता है। जो ये पेयर है माँ और फादर से जो आ रहा है, जो पेयर है वो पेयर बना बल्कि कॉपी हो जाता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी ये डाउन सिंड्रोम एक तरह से समझिए कि मेंटल रिटार्डेशन का एक टाइप है। तो ये हो सकता है, इसको हम लोग 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। और इसलिए कि इसमें जो 21st 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। एक क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक कर जाता है और काफी कमजोर हो जाता है, जिसको हम जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम है वो या तो टूट जाता है या काफी कमजोर हो जाता है।
तो जिसके वजह से जो है बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अब क्या है कि कुछ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चों में, जैसे कि ब्रेन malformation, मतलब कि जो ब्रेन है वो सही से डेवलप नहीं किया। अब जिसमें दो कंडीशन हो सकता है, जैसे कि माइक्रोसेफाली और हाइड्रोसेफलस। माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि जो ब्रेन का साइज होता है ना वो डेवलप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है। जो बॉडी और ब्रेन का जो रेशियो होना चाहिए बच्चों की, वो वो रेशियो नहीं हो पाता है, बल्कि ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। तो ये माइक्रोसेफाली है। तो जिसके वजह से भी जो ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक उसी में दूसरा है हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या है कि ब्रेन के अंदर पानी या कोई ऐसा लिक्विड जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी वजह जो है बन सकती है माइक्रो मेंटल रिटार्डेशन की। तो मतलब ये हुआ कि पैदाइश के वक्त अगर ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ये सब प्री नेटल के अंदर है। उसी तरीके से प्री नेटल के अंदर जो बच्चों, खासतौर से डिलीवरी के दौरान जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, अगर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन, बच्चों का मेंटली रिटार्डेड होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आयोडीन डिफिशिएंसी है या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है। इसके वजह से भी अगर ये चीज प्रॉपरली बच्चों को नहीं मिला, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, और जिसके वजह से वो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस उसमें बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर माँ अल्कोहल ले रही है या स्मोकिंग कर रही है डिलीवरी के दौरान, तो उसकी वजह से भी ये जो है मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ हार्मफुल केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, या फिर कुछ काफी हेवी मेडिकेशन दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि टॉर्च, HIV वगैरह है, उसके वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। मतलब ये हुआ कि प्री नेटल स्टेज में अगर हम प्रॉपर केयर बच्चे का नहीं करेंगे, तो फिर चांसेस होते हैं कि वो बच्चे जो है वो उनका ब्रेन फंक्शनिंग सही से नहीं हो, या जिसकी वजह से वो जो है मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो सकते हैं। अब जो नेटल स्टेज है, एक तो प्री नेटल हो गया, और नेटल जो डिलीवरी के जस्ट पहले का जो फेज होता है, या आप कह लें कि जो डिलीवरी का फेज होता है, या फिर जो डिलीवरी के जस्ट आफ्टर जो टाइम होता है, उसको हम नेटल स्टेज कहते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें बड़ी एहतियात रखने की जरूरत है। बच्चे की जो डिलीवरी होती है उसमें काफी एहतियात रखने की जरूरत है। अगर डिलीवरी में किसी भी तरह के डिले हो गई, या प्रॉपरली जो एक प्रेशर बच्चे में ब्रेन पे पड़ना चाहिए था, वो अगर प्रेशर नहीं पड़ पाया, तो बच्चे को मेंटली रिटार्डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है खास तौर से, उसमें जो है चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चा जो है बाहर निकालते वक्त अगर प्रेशर उसके, क्योंकि सर से ही उसको निकाला जाता है,
अगर सर पे प्रेशर प्रॉपर नहीं पड़ा, ज्यादा पड़ गया, तो फिर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसका जो नर्व है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह के डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। तो इसमें जो नेटल स्टेज है उसमें है कि अगर अगर माँ को किस तरह की डिजीज है, जैसे कोई किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटिक है, तो उसकी वजह से भी जो है चांसेस होते हैं कि बच्चे इस तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हो जाएं। तो अगर किस तरह की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल एहतियात रखने की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, और डॉक्टर जैसे बताता है वैसे करने की जरूरत है, वरना बच्चे में इस तरह की डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एक है एक उसी में है जो प्लेसेंटा होता है, जो जिससे कि बच्चे को खाना वगैरह मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। प्लेसेंटा अगर प्रॉपरली काम नहीं, प्रॉपरली अगर फॉर्म नहीं हुआ या पूरी तरह से वो नहीं बन पाया प्लेसेंटा, या डैमेज हो गया, तो फिर जो न्यूट्रिशन बच्चे को मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिलेगा, जो ऑक्सीजन बच्चे को मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग प्लेसेंटल डिसफंक्शन कहते हैं, प्लेसेंटल डिसफंक्शन। तो अगर प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया, प्लेसेंटा अगर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होना चाहिए बच्चों को जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा, और बच्चे जो है इस तरह के डिसेबिलिटी के शिकार हो सकते हैं। उसी तरीके से जो अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है, जो 9 महीना है उससे पहले से डिलीवरी हो गया, अगर 6 महीने में हो गया, 5 महीने में हो गया, या 7 महीने में हो गया, तो जो वो उस तरह की अगर डिलीवरी हो गई तो भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे का वेट बहुत कम है, या बर्थ एस्फिक्सिया है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड में, या ब्रेन तक जो है ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, है ना, बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बच्चा रोया नहीं, तो इसको हम एस्फिक्सिया बोलते हैं, और इसको जो है बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रेन तक जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं पहुंच पाता है, तो उस वजह से भी इस तरह का डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया डिलीवरी के दौरान, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर कोई टिश्यूज या ऑर्गन्स अगर दब गया, चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर दब गया, प्रेशर पड़ गया, तो उसके वजह से जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, और फिर जो है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से अगर बच्चों में आफ्टर डिलीवरी अगर किसी तरह की जॉन्डिस हो गया या हाइपोग्लिसेमिया हो गया, तो अगर आपने उस वक्त में उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा, तो फिर इस तरह की डिसेबिलिटी होने की चांसेस है। तो जो आपका प्री नेटल स्टेज है और जो सॉरी जो हाँ प्री नेटल स्टेज है और नेटल स्टेज है, इसमें बिल्कुल ही एहतियात रखने की जरूरत है। अदरवाइज किसी भी तरह का ब्रेन इंजरी हो सकता है, और बच्चा जो है किसी भी तरह के डिसेबिलिटी, और अगर ब्रेन इंजरी हो रहा है, काफी सीवियर हो रहा है, तो फिर मेंटल रिटार्डेशन भी वो हो सकता है। अब है हमारा पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद का जो टाइम होता है, 1 महीने के बाद का जो टाइम होता है, या 15 दिन के बाद का जो टाइम होता है, उस वो जो है बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। वहां पे खास तौर से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वहां पर बहुत ज्यादा ये काम करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह के जो होते हैं वो बच्चे पे ज्यादा असर करते हैं, अटैक करते हैं। तो जो पोस्ट नेटल फैक्टर जो होते हैं उसमें उसमें ये हम देख सकते हैं, जो लीड पॉइजनिंग है, लीड पॉइजनिंग हो सकता है जिसकी वजह से, जैसे कि हवा में कई तरह के केमिकल होते हैं, उसमें लीड भी है ज्यादा है, तो अगर लीड बच्चे ने ज्यादा ले लिया तो उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। एक मेनिंगाइटिस है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और एक है रेज रेज या रेज सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि ब्रेन और लीवर जो है एक तरह का ये एक सिंड्रोम है जिसमें ब्रेन और लीवर डैमेज हो जाता है, रेज सिंड्रोम। अब बहुत ही कम होता है,
और ये किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में ज्यादा होता है ना। और ऐसा देखा गया है कि जैसे कि अगर चिकन पॉक्स या फ्लू अगर बच्चे को अटैक किया, तो उसके बाद इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को उस वक्त में कम से कम चिकन पॉक्स और फ्लू, इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनसे हमें बचाने की जरूरत है। तो ये सब वजह हैं। और भी है जो पोस्ट नेटल है, जैसे कि अगर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है या चाइल्ड नेग्लेक्ट हो रहा है, किसी तरह वो गिर गया, पैदाइश के वक्त बेड से नीचे गिर गया, तो हेड ट्रॉमा हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जो न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब वजह भी है पोस्ट नेटल फैक्टर में कि बच्चे जो है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी और खासतौर से जो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बच्चे के जो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी से जो 3-4 साल का वक्त होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है, और वहां पे जो है बहुत ही केयर करने की जरूरत है बच्चों में। तो अभी हमने देखा कॉजेज, देखा कि क्या कॉजेज जो पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की। तो अब जरा देख ले कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। इसमें जो है कुछ फीचर्स जो है हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इसमें जो इस तरह के बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं, उसमें जो ओरल लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट काफी देर से होता है। ओरल लैंग्वेज जो स्पोकन लैंग्वेज है वो काफी उसमें डिले हो जाता है। दूसरा इसका ये हो सकता है कि इसके जो मेमोरी स्किल्स है, जो जो एक मेमोराइज करने की जो पावर होती है, उसमें डेफिसिट हो सकता है, वो चीजों को सही सही से याद नहीं रख सकता, वो जो है उसको भूलता रहेगा। तीसरा ये हो सकता है इसके अंदर जो सोशल रूल्स होते हैं, जैसे कि खड़ा होके चलना, ग्रीटिंग करना, हैंड शेकिंग करना, बात सुनना, चुपचाप से बात सुनना, तो ये जो सोशल रूल्स हैं, इनको सीखने में इनको परेशानी होती है, ये प्रॉपरली नहीं सीख पाते हैं। इसलिए इनका जो बिहेवियर होता है काफी एब्सर्ड होता है, काफी अनकॉमन होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, क्योंकि जो सोशल रूल्स हैं वो उसको सही से उसमें वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। एक ये है इसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो उनके अंदर जो है दिक्कत होता है उनको, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको उसमें डिफिकल्टी इनको पाई जाती है। और फिर जो एडेप्टिव बिहेवियर है, जैसे कि खुद खुद से ही सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्प जैसे स्किल्स होते हैं, जैसे कि बटन लगाना, ब्रश करना, नहाना, जूते का फीता लगाना, या सामान को उठाकर यहाँ से वहां रखना, स्कूल बैग तैयार करना, या कुछ भी इस तरह का, उसमें जो है इनको डिले होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ये काफी देर के बाद ये कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कुछ परसेंट, 1 से 1.5% ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो एडेप्टिव बिहेवियर जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी डिले होता है। तो हाँ, और दूसरी चीज है कि इसमें जो है अगर आप देखें तो जो एनवायरनमेंट के साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो भी, उसमें भी कमी हो जाती है। जैसे कि अब गर्मी है तो फिर पंखा वो नहीं चलाएंगे, उनको कुछ एहसास नहीं होगा। ठंड है तो फिर वो गर्म कपड़े जो है वो नहीं पहनेंगे, तो उनको एहसास नहीं होता। साथ ही साथ इनको देखने में और सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में और सुनने में। उसी तरीके से जब ये आगे बढ़ते हैं, 6 से 18 महीने के होते हैं, तो जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें डिले आपको मिल सकता है। चीजों को पकड़ना, खड़े होकर चलना, बात करना, ये सब जो है उनको दिक्कत हो सकती है। जब ये 3 से 5 साल के होते हैं तो इनको जो लैंग्वेज डिफिकल्टी या डिले
इसमें आपको मिल सकता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक जो प्रॉपर टाइम होता है अचीव करने का, वो ये अचीव नहीं कर पाएंगे। जो इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा, ये काफी इरिटेटिव होते हैं, इनका अटेंशन जो है बिल्कुल नहीं बन पाता है, और भी इस तरह के बहुत सारे जो बिहेवियर में शामिल हैं, अ, वो जो है नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से जो मोटर स्किल्स है, जैसे कि कपड़े काटना या कलर करना या ड्रॉ करना या लिखना, ये सब जो है उनमें डिले होता चला जाता है। उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं होता है, वो अंडर अचीवर होते हैं। और अटेंशन में जो बिहेवियर प्रॉब्लम है बताया, अटेंशन वो अटेंटिव नहीं, एडीएचडी जो केसेस है उसमें आपको मिल जाता है, काफी एंग्जाइटी में रहते हैं, उनका मूड जो है काफी बदलता रहता है, जो प्रॉपर कंडक्ट मॉडल होना चाहिए वो उनके अंदर जो है वो नहीं आ पाता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि चलना फिरना, घूमना फिरना जो है वो उनसे नहीं हो पा जाएगा, एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठना वो नहीं कर पाएंगे। काफी इम्पल्सिव होते हैं, और टेम्पर टैंट्रम उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है, काफी गुस्सैल टाइप के होते हैं, इरिटेशन इरिटेबल होते हैं, और ज्यादातर छोटे बच्चे काफी रोते रहते हैं। उसी तरह से जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं उसमें लगभग 25% बच्चों में जो है सीजर्स आते हैं, कन्वल्सन्स जिनको हम फिट कहते हैं, और बॉडी जो है बिल्कुल अकड़ जाता है, और मुंह से जो है पेन वगैरह आने लगता है। तो 25% ऐसे भी हैं जिनको अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो उनको कन्वल्सन्स भी जो है, सीजर्स अटैक भी आते हैं। और साथ साथ ऐसा 5 to 10% जो पर्सन होते हैं विद मेंटल रिटार्डेशन, उनमें देखने की और सुनने की जो सलाहियत वो भी कमी पाई जाती है उनके अंदर। तो ये रहा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देख लिया। अब हम जरा सा देखते हैं इनका केयर मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले जो है माँ बाप से शुरू होता है। अगर माँ बाप ने डिसेबिलिटी को एज ए डिसेबिलिटी नहीं लिया, या और उसको किसी कमी के तरीके से ले लिया, और प्रॉपर केयर जो उसको मिलना चाहिए, अगर डिटेक्ट हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन, डिटेक्ट हो गया, तो जो प्रॉपर प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए अगर उसको, या सुपरविजन मिलना चाहिए अगर उसको नहीं मिलता है, तो बच्चा जो है दिन पर दिन जो है वो और बिगड़ता चला। देखिए, मेंटल रिटार्डेशन का कोई क्योर नहीं है, इसको हम जो है उसके जो उसको हम बस मैनेज कर सकते हैं। जो एडोकेबल है, जैसे कि आपको बताया, जो माइल्ड एमआर है उनको तो हम लिखा सकते हैं, लेकिन वही जो ट्रेनेबल है उनको कुछ स्किल्स हम सिखा सकते हैं, लेकिन जो एकदम ये है आपका प्रोफाउंड है, उनको तो हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है माँ बाप से शुरू होता है, और सबसे पहले माँ बाप जो है, अगर इस तरह के बच्चे डिटेक्ट हो जाता है, डिसेबिलिटी डिटेक्ट हो जाता है, तो अब माँ को जो है वो उसके डिसेबिलिटी को नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर जो एबिलिटी है वो पहचानने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि हम जैसे ही एक बच्चा डिसेबल आ गया, तो फिर हम जो है उसकी डिसेबिलिटी को देख कर रोते रहते हैं, फिक्रमंद होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम सोच लेते हैं कि अब ये कुछ नहीं करेगा। हालांकि आप देखिए कि इस तरह के बच्चे जो है काफी अच्छा कर रहे हैं, जॉब में भी हैं, और अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। तो माँ का जो सबसे पहला काम होता है कि वो डिसेबिलिटी पर नजर ना रख के उसकी जो एबिलिटी है उस पे वो नजर रखें, और जहां जहां उनको लगता है कि उनको तारीफ करने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत है, वो बिल्कुल करती रहे अपने बच्चों को। अगर वो कुछ ऐसा काम कर दे रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल जैसा है, तो उसके जो पेरेंट्स है उसको अप्रिशिएट भी करें। उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ टेक्निक्स या कुछ ट्रेनिंग उनको उनको दे, जैसे ब्रश करने की टेक्निक है,
कपड़ा चेंज करने की टेक्निक है, बटन लगाने की टेक्निक है, ये छोटे छोटे टेक्निक जो है उनको शुरू से ही वो सिखाते रहे। ये जो है माँ बाप से ही शुरू हो रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो भी है, वो काफी स्लो होते हैं। लर्निंग जो है उनका काफी स्लो होता है। तो ये बात हमेशा जो है हमें याद रखना है। और जब भी उसको हम पढ़ाने के बारे में सोचे तो बिल्कुल हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, और बिल्कुल जो सही अप्रोच हो सकता है उसके टीचिंग का, वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपना पेशेंस ही खो देते हैं, क्योंकि एक ही चीज को कई बार उनको बताना पड़ता है। आप जो है याद कर लीजिए, जो माय नेम इज खान का जो ऑटिस्टिक कैरेक्टर है, वो एक ही चीज को बार बार बोलता है, एक ही चीज को बार बार बोलता है। तो क्या होता है, माँ बाप पर ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। उनमें जो परसिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, और फिर वो बहुत, माँ बाप खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं उन बच्चे को देख के। तो बिल्कुल एक सही अप्रोच की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, परसिस्टेंस की जरूरत है, जब हम इस तरह के बच्चे घरों में पाए जाते हैं। और फिर ये भी माँ बाप का काम है कि जो आसपास में जो सर्विसेज, अगर कोई प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो उनको यूटिलाइज करे, उनके कॉन्टेक्ट में रहे। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या एनजीओ होते हैं जो इस तरह के जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं उन पे काम करते हैं। वो तो उनके कांटेक्ट में वो हमेशा रहे। सबसे बड़ी बात है कि वो जो है कि शर्मिंदगी महसूस ना करे कि मेरे घर में इस तरह का बच्चा आ गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने आप को, क्योंकि ऐसे माँ बाप देखे जाते हैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बच्चों को घर से निकलने ही नहीं देते, घर के अंदर रखते हैं, ताकि लोग देखेंगे तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ये जो चीज है कि अगर उनको शर्मिंदगी होती है तो बिल्कुल ऐसा उनके अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको सोसाइटी में शुरू से ही लाना चाहिए। छिपा के रखने की चीज नहीं है। जैसे अगर अगर सोसाइटी में आता है तो फिर उसके अंदर जो एक सोशल नॉर्म्स जो चीजें हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी जो है उसके अंदर आनी शुरू करेगी। ज्यादातर इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको घर से बाहर निकाला ही नहीं जाता है, उनको लोगों से मिलने ही नहीं दिया जाता है, उनको एक ही जगह पर रखा जाता है। तो ये एक ही जगह पर रखने से क्या होता है कि उनके बिहेवियर में किसी भी तरह के बदलाव नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को जो है प्रॉपर टेक्निक से उनको लोगों से मिलवाना भी चाहिए, और उनको सोसाइटी से रूबरू भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चे जो हैं आपको दिखेंगे कि उन्हें, आपको लगेगा कि बिल्कुल 100% सुपरविजन की जरूरत है, लेकिन ये माँ बाप का काम है कि पहचाने की कितना जरूरत है। अब ऐसा नहीं हो कि एकदम ओवर प्रोटेक्टिव बन जाए। हम्म, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़ा हो, अपना काम खुद करे। जहां तक मुमकिन हो उन्हें ये करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या है कि बहुत सारा जो है ट्रीटमेंट जो है उस पे हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, और कुछ जो है अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से लोग जो है कई तरह के काम करते हैं। अगर इस तरह के बच्चे घर पे आ गए तो ये सब चीज पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जो इसका ट्रीटमेंट है, इसकी जो ट्रेनिंग है, इसकी टेक्निक्स है, उस पर ध्यान देना है। और ऑनलाइन तो ऐसा सपोर्ट अवेलेबल है कि आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन देखिए, ऐसे ऐसे सपोर्ट अवेलेबल है जो कि अगर ऐसे बच्चे घर में हैं तो फिर उनका सपोर्ट जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। अब जो है इनका जो नर्सिंग है वो भी काफी अच्छे ढंग से होना चाहिए, और ये काम जो है घर से ही शुरू होगा। अब इसमें क्या है कि माँ बाप को पहचानना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटी को पहचानना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से कुछ प्लान तैयार करना पड़ेगा, कैसे उसको मेंटेन रखना है, कैसे उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, कॉम्पिटेंस है, उसको कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, या उसका जो बिहेवियर है उसको कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसके लिए वो एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओ है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं। उनसे उनसे जो है हम राय ले सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो एक सपोर्टिव इंटरवेंशन मिलना चाहिए उस दौर में, वो भी है। जैसे कि अगर बच्चा स्पीच डिले हो रहा है तो स्पीच थेरापिस्ट के पास ले जाए। उनको कई तरह का टेक्निक होता है जिससे कि वो
जो डिले है उसको जो है थोड़ा कम कर सकते हैं, और वो जो एक थोड़ा बहुत जो हो सकता है बोलने की जो सलाहियत होता है वो उनके अंदर ला सकते हैं। तो उसी तरह से स्पीच है, लैंग्वेज है, या किसी भी तरह का ऑक्यूपेशनल स्किल्स जो उनको चाहिए उनको दिया जाए, जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है। और उनको टीच करते रहिए कि क्या नॉर्मल बिहेवियर है, क्या नेचुरल बिहेवियर है, क्या इमोशंस है, ये सब उनको टीच करते रहना, वरना वो इमोशंस इमोशन तो आपको जो है जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके बारे में हमेशा अ, उनको टीच करते रहना है। उसके बाद जो है जो सेफ्टी नीड्स हो सकते हैं उनके, उनका भी उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो काफी इम्पल्सिव होते हैं। तो घरों में ऐसा कोई छुरी, चाकू या नुकीली चीज जो है बिल्कुल उनके आसपास नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो इम्पल्स में गया तो खुद को मार लेंगे, या तो सामने वाला जो होता है वो उसको मार सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। जो सेल्फ इंजरी हो सकता है जिसकी वजह से उनका, उसका हमें ख्याल रखना है। ये भी ख्याल रखना है कि बच्चा किसी तरह का डिस्ट्रेस में तो नहीं आ रहा है, किसी तरह की एंग्जाइटी में तो नहीं आ रहा है। तो इस बात का भी जो है हमें ख्याल रखना है। फिर उसके जो बिहेवियर है उसके उसको उसको मॉडिफाई करने के बारे में भी हमें फिक्र करना है। उसी तरीके से जो कुछ एडेप्टिव स्किल्स जैसे कि खाना, कपड़ा पहनना, कंघी करना, टॉयलेट करना, उसके बारे में धीरे धीरे उन्हें टीच करना है। बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ देना है कि अ, हर काम खुद से करके दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि उन्हें धीरे धीरे सिखाना है कि कैसे कैसे करना है। उसी तरीके से जो सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर है उसके बारे में भी उन्हें धीरे धीरे बताते रहना है। और फिर जो है हम जरा देख लें, क्लासरूम स्ट्रेटेजी देख लें कि कैसे अगर ऐसे बच्चे जो हैं, क्लासरूम स्ट्रेटेजी या क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ा देख लेते हैं कि क्लासरूम में अगर ऐसे बच्चे डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्लासरूम में जो बच्चे आपको मिलेंगे वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के होंगे। उनका आईक्यू जो आपको जैसे बताया था कि 55 से 70 के बीच में होगा, और उनको हम एडुकेबल कर सकते हैं। तो उनमें इतना ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा सीवियर अटेंशन प्रॉब्लम या अटेंशन डेफिसिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और उनको भी कंट्रोल करना एक नॉर्मल टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल है कि उसको वो कंट्रोल कर सके। इसमें क्या है कि पूरे दिन में उनको ब्रेक्स ब्रेक्स देना होता है, कि एकदम लगातार वो नहीं पढ़ सकते। अगर आप चाहेंगे कि 3 घंटा उनको बैठा दें और कि कोई चीज टीच कर दे तो वो नहीं कर पाएंगे। इवन 1 आवर के पीरियड में भी उनको आपको ब्रेक देना पड़ेगा। तो उन्हें ब्रेक देने की जरूरत है, पूरे स्कूल आवर में उनको ब्रेक देते रहिए। क्योंकि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको उनको रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे और उनको लगेगा कि हम एक जगह पर एकदम फंस गए हैं, कैद हो गए हैं, तो उनमें कई तरह के ऐसे बिहेवियर उस वक्त में पैदा होंगे जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर आपने उनको बहुत देर तक बैठा दिया तो फिर आप उनसे कोई काम नहीं करवाएंगे, आप नहीं करवा पाएंगे, फिर आप उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो बेहतर है कि उनको जो है थोड़े थोड़े वक्त पे, आधे घंटे पे कुछ ब्रेक जो है दिया जाए। उसी तरीके से अगर इस तरह का बच्चा आपके क्लास में मिलता है तो आप डायरेक्टली उससे बात करें ताकि वो आपको देख सके, नाम लेकर उसके पीछे पे या इशारा से, या बस ऐसे ही मत उसको बुलाइए, बल्कि उसका नाम लीजिए, डायरेक्ट उससे बात कीजिए, ताकि जो है उससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे, और जो अटेंशन चाहिए था वो आप पे आपके साथ उसका बना रहे। तो डायरेक्टली उससे बात करना है, उसका नाम लेकर उसको पुकारना है, पीठ से इशारा करके उसको नहीं बुलाना है। क्लासरूम में अगर हम उसको टास्क दे रहे हैं तो, और अगर वो टास्क कर लेता है, पहली बात है अगर हम उसको टास्क दे रहे हैं तो बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में उसको टास्क दें। बाकी लोगों की तरफ मत दे दे कि 1 पेज लिख के लाओ। आप उसको बोलिए कि 3 लाइन लिख के लाओ। वो 3 लाइन लिखने में ही वो इतना टाइम लगा देगा कि उतना बच्चे जो है वो 10 लाइन लिख लेंगे। तो वो काफी टाइम लेते हैं चीजों को कंप्लीट करने में। तो अगर वो कंप्लीट कर देते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो काम उन्होंने किया है उसको
अप्रिशिएट आप उसको कीजिए, और वैसा ही काम उनको दीजिए जो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको तैयार होकर आना पड़ेगा पहले से कि वो क्या कर सकते हैं। उसी तरीके से ये इन बच्चों का जो डाइट होता है वो भी बहुत मॉनिटर होता है। ऐसा कुछ बाहर का खा लिया तो फिर कुछ नई चीज जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहा है और क्या लंच वो छोड़ रहा है। ये सब बात का भी हमें ख्याल रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बस छोटे छोटे असाइनमेंट उनको देना है, जिससे कि वो आसानी से उस पर काम कर सके और उनका जो अटेंशन है वो बना रह सके। फिर अगर दूसरे बच्चे जो हैं वहां पे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन करवाएं। उनको इनकरेज करें कि दूसरे बच्चों को, जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं, उनको इनकरेज करें कि उससे बात करें, और उस बच्चे को भी इनकरेज करें कि बाकी लोगों से बात करें। क्योंकि ऐसे बच्चे खास तौर पे क्लास में ना चुपचाप बैठे रहते हैं, या जो उनका बिहेवियर होता है उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी भी होती है। तो ऐसे बच्चे को भी इनकरेज करना है, दूसरे बच्चे को भी इनकरेज करना है कि वो उनसे बात करें। अब क्या है कि अगर आप कुछ क्लासरूम में एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसको भी उसका पार्ट बनाएं। अगर आप उसको उस टीम का पार्ट बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जो कनेक्टेड अपने आप को महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि मेरी भी इंपॉर्टेंस है और मुझे भी जगह दी जा रही है। तो ऐसे बच्चे काफी इमोशनल होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको जगह नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो फिर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है वो अडॉप्ट करेंगे, फिर पूरी पूरी क्लास को परेशानी हो जाएगी। तो उन पे अटेंशन देना है, उनको महसूस कराना है कि वो पार्ट है, कनेक्टेड है। दूसरी बात ये कि उसको क्लास में कुछ चार्ज भी दे, अगर जरूरत पड़े तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दे। जैसे कि अटेंडेंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये पता करना है कि क्लास में कौन बदमाशी कर रहा है उसका नाम नोट करने की, या चौक निकालने की, या ब्लैक बोर्ड साफ करने की। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक बोर्ड में जो उसका डर्ट जो डस्ट गिरता है वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर डस्टलेस है तो फिर ठीक है, वरना उसके नहीं काम करवाना है। तो ये थे हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स था कुछ मेंटल रिटार्डेशन का। तो मेंटल रिटार्डेशन जो है तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसका कोई ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर टीचिंग दें, ट्रेनिंग दे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे, कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करें, और ऑनलाइन बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जहां से हम फायदा उठा सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। और जो इनके स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनसे अगर हम हेल्प लें, तो ऐसे बच्चे जो कि एडुकेबल हैं, जिनकी जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं, जिनकी आईक्यू 55 से 60 के बीच, 70 के बीच में है, तो ऐसे बच्चों को जो है हम बड़ी आसानी से दूसरे बच्चों के साथ रेगुलर क्लासरूम में उनको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी, और प्रॉपर समझिए कि एक तरह से कांटेक्ट, दूसरे जो स्पेशल एजुकेटर उनसे कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी।